आदाब नाजरीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। लगातार महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि अभी भी जो है कोशिश में लगी हुई है शिवसेना की किसी तरह से अपनी पार्टी को टूटने से बचाया जा सके, यानी कि दो टुकड़े होने से बचाया जा सके। जहां पर एकनाथ शिंदे का ग्रुप है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि रियल शिव सैनिक तो वो ही है। जो एकनाथ शिंदे के साथ एमएलए जुड़े हुए हैं उनका यह मानना है कि हमारे लीडर एकनाथ शिंदे है, असल जो शिव सैनिक है, जो शिवसेना के लीडर होने चाहिए वो एकनाथ शिंदे हैं। तो इस तरह की बातें उठ रही हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं वो अब जो ठाकरे फैमिली है वो उसका जो प्रोमिनेंस है, जो इंपॉर्टेंस है शिवसेना के लिए, उसको खत्म करने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जहां एक तरफ वर्षा छोड़ चुके हैं, अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस छोड़ चुके हैं, मातोश्री में आ चुके हैं और लगातार मीटिंगों का दौर भी जारी है। एनसीपी के साथ भी अब से कुछ देर पहले ही मीटिंग हुई है, जहां पर यह देखा जा रहा है कि क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है, क्या कुछ किया जा सके कि या तो एमएलएज वापस आ जाएं या फिर यह हो जाए कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। तो फ्लोर टेस्ट अब एक ऐसा टेस्ट रह चुका है जहां पर यह साफ होगा कि आगे अब क्या होने वाला है, मुस्तकबिल महाअघाड़ी हुकूमत का क्या हो सकता है। वहीं पर यह बातें भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी को लेकर के बातें की जा रही थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये कोशिश में लगातार शुरू से ही, महाअघाड़ी सरकार के बनने से ही इस कोशिश में है कि इस सरकार को तोड़ा जा सके, सेना को तोड़ा जा सके। तो वहीं इस हवाले से कहा जा रहा है कि उसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बात की जा रही है कि किस तरह से जांच एजेंसियों के हवाले से तफ्तीश हो रही थी, रेड पड़ रही थी एमएलएज के घर पर। तो वो एक दबाव के तहत क्या इन लोगों को रिबेल करवाया गया है, क्या इन लोगों को भड़काया गया है या फिर मजबूर किया गया है कि इस तरह का स्टेप लिया जा सके। बहरहाल ये बात तो अब साफ है कि शिवसेना अब टूट चुकी है और ऐसे में मुस्तकबिल क्या होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस मजबूती के साथ उद्धव ठाकरे के साथ नजर आ रहे हैं। उनका पूरा डिटर्मिनेशन जो है वो इस बात पर है कि उद्धव ठाकरे के साथ आखिरी दम तक वो साथ निभाएंगे और यही जो है उद्धव ठाकरे की लीडरशिप जो है वही असल शिवसेना की लीडरशिप है। हमारे साथ इस पर मजीद बात करने के लिए बीजेपी स्पोक्स पर्सन अजफर शमसी साहब जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर पवन पांडे साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। सबसे पहले तो पवन जी आपसे ही जानना चाहूंगी कि अब क्या रास्ता बचता है। मीटिंगें चल रही हैं लेकिन अब जो है तीन अहम फैक्टरों पर मैं खासतौर से यहां पर बात करना चाहूंगी, गवर्नर के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से और स्पीकर के हवाले से। तो इन तीनों का अब क्या रोल रहेगा और किस तरफ जो है अब इस पूरे मामले की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अभी तक जहां पे देखा जा रहा था कि शिवसेना जो है बहुत वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, लेकिन अभी आप देखेंगे कि शिवसेना भी अब खुल के सामने आ गई है। उद्धव जी के जो लोग हैं वो खुल के सामने आ गए हैं और उन्होंने भी सोच लिया है कि अब हमको बचाव की मुद्रा में नहीं आना है और अब हमें भी आगे बढ़ के ही काम करना पड़ेगा। उसका देखिए, अभी 16 विधायकों की जो संस्था को लेके डिप्टी स्पीकर को दिया गया है, मुझे लगता है कि अगर ये स्वीकार हो जाएगा तो एक इस पूरे प्रकरण में जो बीजेपी का जो चाल है, जो षड्यंत्र है, वो मुझे लगता है कहीं धरा का धरा ना रह जाए। इसीलिए आने वाला 1-2 दिन जो है बहुत ही खास है और ये देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर करवट लेती है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा, जो एकनाथ शिंदे जी हैं, जो अभी दुहाई दे रहे हैं, बहुत तरह की बात कर रहे हैं, ये वही एकनाथ शिंदे जी हैं जिनको कि पीछे भाजपा के साथ जब शिवसेना का गठबंधन सरकार 14 में चल रही थी जी, तो इनको बहुत तकलीफ थी कि भाई इसमें इनका दम घुटता था और बहुत सारी बातें थी। और अभी इनको 2.5 साल के बाद हिंदुत्व की याद आई है। तो 2.5 साल तक इनका हिंदुत्व कहाँ सोया हुआ था, ये समझ से परे। और हिंदुत्व कैसा होता है, ये नए नए परिभाषा हम लोग को अभी पूरे देश की जनता को देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये जिस तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे एक लाइन, एक पंक्ति याद आ रही है जो हम लोग बचपन में सुना करते थे कि एक महात्मा जी ने कुछ तोता पाल के रखा था और उन तोतों को सिखाते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा,
तुम उसमें लोभ से फंसना मत। और उन तोतों ने उस चीज को समझने की जगह ये उसको रट लिया था, उसको बस रट लिया था। और एक दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, उसने दाना डाला और ये सारे उसमें फंस गए। तो कहीं ऐसा ही एकनाथ शिंदे जी और उनके साथियों के साथ ना हो। बाकी राजनीति है, अभी देखते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल, और ये भी देखना है कि हालांकि डिप्टी स्पीकर इस पर किस तरह से फैसला लेते हैं, लेकिन बाद में फिर गवर्नर और इलेक्शन कमीशन क्या रोल रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ प्रोफेसर अजफर शमसी साहब भी जुड़े हुए हैं। अजफर साहब, आपने सुना कि पवन जी कह रहे हैं कि किस तरह से दाना डाला गया है, वहीं ये भी माना जा रहा है कि आसाम हुकूमत जो इस वक्त काफी प्रोटेक्ट कर रही है एकनाथ शिंदे ग्रुप को, क्या कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कि आसाम के सीएम जिस तरह सीएम बने, एकनाथ शिंदे भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनको भी वैसे ही सीएम बनाया जाए? अजफर शमसी साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप एक बार चेक कर ले कि ऑडियो कहीं म्यूट तो नहीं है। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है। जी अजफर साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो इनका अलायंस था वो बिल्कुल नॉन इथिकल अलायंस था। इस अलायंस को आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं था। और मैं तो ये कहूंगा कि बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व था उसको तो तार तार कर दिया गया। ये इनका इंटरनल मामला है, मुझे इसमें बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या इनके लोग करते हैं, ये इंटर पार्टी और इंट्रा पार्टी जो है वो इनका मामला है। लेकिन फिर भी जो आइडियोलॉजी थी, हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी थी, जो बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी थी, इफ ह्यूमनिटी इज टू बी सेव्ड, हिंदुत्व हैज गॉट टू बी सेव्ड। विशालता, उदारता और मानवता का निचोड़ हिंदुत्व था। बाला साहब उस हिंदुत्व पर विश्वास करते थे, मामला को लेकर के वो चलाते थे। लेकिन जिस तरह से वो कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियों के साथ जिस तरह का, मैं तो कहूंगा कि अनइथिकल अलायंस, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई आइडियोलॉजी इनके पास नहीं थी और दोनों की सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी और उसके साथ मिले तो क्या था। आगे आगे देखिए होता है क्या, ये तो होना ही था। अगर आप जिस हिंदुत्व की लड़ाई पर वहां से थे, या सरकार बाला साहब ने जो सपना देखा था उस सपना के आधार पर वो चल रहे थे, लेकिन जिस दिन आप कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से, जो कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां हैं, उनके साथ आपने अलायंस कराया और आज आप ये बात कह रहे हैं कि सच्चा क्या है और सही क्या है और गलत क्या है, ये तो भाई आप अजफर साहब, लेकिन वही ये बता दें कि ये जो बार बार आइडियोलॉजी की बात उठ रही है और बाला साहब की रियल आइडियोलॉजी पे अब शिवसेना नहीं चल रही है, इस पर उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो आइडियोलॉजी बाला साहब की थी उसी को लेकर शिवसेना चल रहे हैं, उसी को लेकर उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। लेकिन उल्टा ये हो रहा है कि जो दम भर रहे हैं, जो बार बार नाम ले रहे हैं बाला साहब का, वो असल में उस आइडियोलॉजी पे नहीं चल रहे हैं। वरना अगर वो वाकई उनकी आइडियोलॉजी पे चले होते तो इस तरह से बगावत न करते, इस तरह से पार्टी के टुकड़े करने की न सोचते। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये उनका इंटरनल मामला है, लेकिन इस इंटरनल मामले को अजफर साहब, बिल्कुल ये शिवसेना का इंटरनल मामला है, लेकिन इसका इल्जाम बीजेपी पर आ रहा है पूरा। तो गलत लग रहा है ना, मैंने गलत लग रहा है। घर फूटे गंवार लूटे, आप अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी बाला साहब ठाकरे जी की, किस आइडियोलॉजी पर आपने हुकूमत बनाई थी, किस आइडियोलॉजी के थे? तो ये तो दूध का दूध और पानी का पानी है। ये तो वहां के लोग देख रहे हैं, उनके पार्टी के लोग देख रहे हैं। उनका जो इंटर पार्टी और इंट्रा पार्टी का डिफरेंस है वो सामने खुल के आ रहा है। इसमें बीजेपी को बदनाम करने की क्या जरूरत है? आपके घर में कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप साहब कह रहे हैं बीजेपी ने ऐसा करा दिया। तो अगर बीजेपी का फोबिया हो गया है उसका तो कोई इलाज नहीं है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी इस पर बात करेंगे सर, क्योंकि कई चीजें ऐसी हुई जो कि कहीं ना कहीं ये जो इल्जाम लग रहे हैं बीजेपी पर वो कहीं ना कहीं उससे मेल खा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। पवन जी, आप क्या कहेंगे कि जब किन आइडियोलॉजीज के बेसिस पर तीनों जो पार्टियां हैं वो एक साथ आई, लेकिन
अब अगर शिवसेना में इतना कुछ इंटरनल मैटर चल रहा था, ये कैसे मुमकिन है कि इतने सारे एमएलएज बागी हो गए और किसी को खबर तक नहीं चली और सीएम को कोई भनक भी नहीं लगी? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो हमारे देश में भी चल रही है, आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि ये दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है, ये गोवा में किस तरह सरकार बनवाती है, ये आपके मध्य प्रदेश में किस तरह सरकार बनवाती है, ये त्रिपुरा में किस तरह सरकार बनवाती है, ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को किस तरह गिरा के और ये अपनी सरकार बनाती है। ये इस पार्टी को, विश्व स्तरीय पार्टी को सब लोग देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, और अभी जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो भी सामने आ गया। जहां तक रही आइडियोलॉजी की बात, आप एक बात बताइए कि इनसे, मैंने कल भी इनके एक प्रवक्ता से पूछा था और आज भी इनसे बड़ी अदब से पूछ रहा हूं कि ये मेरे जवाब दें कि एक जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, इनकी आइडियोलॉजी कहां चल जाती है, कहां चल जाता है उस समय हिंदुत्व की बात करने वाला, और हिंदुत्व को ये डिफाइन करने वाले ये लोग होते कौन है? ये हिंदुत्व को खाली यही समझते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं बल और दूसरी पार्टियों को, अरे भैया, इलेक्शन कमीशन ने इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने हर व्यक्ति को, हर लोगों को यह अधिकार दिया है कि वो अपने समूह बना के पार्टी बना ले, अपनी बात को जनता के बीच ले जाए और जनता का समर्थन प्राप्त करके वो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने का काम करेंगे। तो हर पार्टी इलेक्शन कमीशन के तहत रजिस्टर्ड होकर और अपना काम करती है। अब ये नया चीज ले आए हैं कि नहीं, हिंदुत्व वही है, बाकी जितने भी लोग, जितने भी राजनीतिक दल है वो हिंदुत्व से बाहर है। अगर इनके साथ आपका गठबंधन होगा तो आपका हिंदुत्व सबसे अच्छा, मैंने आप हिंदुत्व के मतलब ये रहेंगे, परोकार रहेंगे। अगर आप उससे नहीं इनके साथ अलायंस करते हैं तो बस। ठीक, पवन साहब, ये आइडियोलॉजी के बेस पर जब अलायंस खुद बीजेपी बनाती है तो क्या आइडियोलॉजी को देखती है या फिर ये स्टेट वाइज ये आइडियोलॉजी भी बदलती है? उस पर हम अजफर साहब से जवाब चाहेंगे, लेकिन आपसे इस बात का जवाब चाहूंगी। मैं फिर अपना सवाल दोहराती हूं कि इतने एमएलएज बागी हो गए, ऐसा कैसे कि कोई इनपुट नहीं था, कोई इंटेलिजेंस इनपुट सीएम को नहीं मिला? अब देखिए, कहीं ना कहीं चूक हो गई है जिसका इन लोगों ने लाभ उठा, और ये देखिए, ये एक दिन की चीज नहीं है। आप इस बात को समझिए। क्या अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं इनसे कि क्या उनका हिंदुत्व 2.5 साल तक कहां था? अभी उनका हिंदुत्व कैसे अचानक से जग गया? ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग लगे हुए रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते करते भड़काते हैं और धीरे 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 आज उनकी कोशिश कहीं ना कहीं दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज उनका हिंदुत्व खतरे में आया? क्या आज वो एकनाथ शिंदे जी को लगा कि नहीं भाई ये एक बेमेल गठबंधन है? इसका जवाब इन लोगों को देना चाहिए। और बहुत आसानी से जो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाजपा का इसमें कोई लेना देना, तो लेना देना किसका है? आप बताइए कि असम में बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ पर हम लोग कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतने विधायकों को वहां बैठा के रखा गया होटल में। अभी जितना भी अजफर साहब, सबसे पहले तो क्या बीजेपी का अलायंस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है या फिर स्टेट टू स्टेट ये चेंज होता रहता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वहां जनादेश किसको मिला था? जनादेश बीजेपी को मिला था और उसके बाद शिवसेना को मिला था। तो जनादेश का अपमान किसने किया? और इन्होंने जिसके साथ अलायंस किया उनका क्या लेना देना था उस जनादेश से? नंबर 1। नंबर 2 कि आप ये बात कह रहे हैं, कई ऐसी और स्टेट्स भी है जहां पर मेजॉरिटी किसी और को मिली थी, बट फिर बीजेपी ने ये कर दिखाया कि उन स्टेट्स में भी अपनी सरकार बनाई। अजफर साहब, मैं वही कह रहा हूं ना कि जनादेश तो बीजेपी को था, लेकिन जो आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं और अभी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि बाला साहब ठाकरे जी को तार तार कर दिया इन लोगों ने। जो कांग्रेस और जो लोग बराबर जिसके खिलाफ उनकी लड़ाई रहती थी और वो बात करते थे, तो इसमें मुझे बोलने की क्या जरूरत है? तो सारी दुनिया दूध का दूध और पानी का पानी देख रही है। इन्होंने कहा कि आपने साथ अलायंस पीडीपी से क्यों किया? तो ये भी देखिए कि जब देश की एकता का सवाल हुआ, देश की अखंडता का सवाल हुआ, देश के गौरव का सवाल हुआ, 370 का सवाल हुआ, उन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने बिल्कुल जो है दिखला दिया, देश को दिखला दिया, जो आज तक आजादी के बाद से किसी पार्टी कांग्रेसी और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियों ने नहीं किया था, वो बीजेपी ने किया। तो सवाल है कि बीजेपी करने पे विश्वास करती है,
ये कहना जब लगा कि नहीं साहब, तो कहने का मतलब है ये बोलने को कुछ बोले, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी के बिल्कुल सर, अब सही है अगर कि- इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है तो कल को अगर शिंदे ग्रुप अलग हो भी जाता है या फिर ये माना जाता है कि चले अब शिवसेना तैयार है बीजेपी के साथ आने के लिए, तब क्या बीजेपी रेडी होगी और फिर क्या वो चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे सीएम हो जाए? देखिए, बीजेपी इज ए पार्टी विथ डिफरेंस, पार्टी विथ मिशन एंड पार्टी विथ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट। बीजेपी एक परिवार की पार्टी नहीं है, और देश के अंदर जो जितनी भी इस तरह की पार्टियां हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, यानी कि जो एक परिवार तक सिमटी हुई पार्टी है, जहां पर के कहा जाता था कि प्राचीन काल में ये कहा जाता था कि राजा के घर ही उनके बच्चे पैदा होते हैं। इसीलिए अगर कोई राजा का बच्चा राजा बनता है और अगर वो दुराचारी है, वो खराब है, तो वहां की जनता उसको इसलिए मान ले कि चूंकि वो राजा का अवतार है। तो ये कंसेप्ट इस पर भी उद्धव ठाकरे ने बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि एकनाथ शिंदे को कोई सही डिपार्टमेंट नहीं दिया गया था, और ये भी नहीं है कि उनके बेटे भी तो पोस्ट पर है, वो भी तो है, उनको भी पोर्टफोलियो मिला था। तो ये बार बार जो यहाँ पर परिवारवाद की बात की जा रही है, एकनाथ शिंदे ये ना करे क्योंकि उनके बेटे भी तो है। पवन साहब, ये बता दीजिए कि ये वाकई जो एकनाथ शिंदे अभी ये मोर्चा खोले हुए हैं कि लड़ाई शिवसेना की रियल आइडेंटिटी, रियल आइडियोलॉजी के लिए, क्या ये वाकई एकनाथ शिंदे की लड़ाई इसलिए है, या फिर एकनाथ शिंदे अपने फ्यूचर को लेकर के, या फिर ये कि उनकी ख्वाहिश है कि सीएम बन जाए, उद्धव ठाकरे बोल दे कि चले हम जो है सीएम पोस्ट छोड़ते हैं, आप सीएम पोस्ट पे आ जाएं, ये उस चीज की लड़ाई है? देखिए, आज बीजेपी ने एकनाथ शिंदे जी को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि ना वो आज घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आप देखिएगा आने वाले भविष्य में, क्योंकि अब वो फंस गए हैं। अब वो ऐसी जगह में फंसे हैं राजनीति में कि अब उनको वापस आने का मार्ग जो शिवसेना ने 2 दिन खोल के रखा था, उसको आज बंद कर दिया है। अब उनके पास तीसरा कोई मार्ग नहीं है। अब उनको बीजेपी के शरण में ही जाना पड़ेगा, और उस शरण में जब जाएंगे तो बीजेपी उनके साथ क्या व्यवहार करेगी, ये आप देखिएगा आने वाले दिन में। मैं इनके एक बात का जवाब दे रहा था। ये इन्होंने कहा कि हमको जनादेश मिला था। भैया, आपको जनादेश नहीं था, वहां पे खंडित जनादेश आया हुआ था। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको जनादेश रहता तो आपकी सरकार होती। आपको खंडित जनादेश आया था। दूसरे, आप कहते हैं कि इन लोगों की आइडियोलॉजी नहीं है। जब अजीत दादा पवार के साथ आपकी सरकार बनने जा रही थी, तब हमारी आइडियोलॉजी आपको पसंद थी। आज हमारी आइडियोलॉजी आपको पसंद नहीं है। देखिए, जो इनके साथ सरकार बना लेंगे उसकी आइडियोलॉजी सबसे अच्छी हो जाएगी देश में, और जो इनके साथ सरकार नहीं बनाएगी उसकी आइडियोलॉजी खराब हो जाएगी। ये तो हर व्यक्ति जानता है देश में, हर पार्टी, हर राजनीतिक दल के लोग जानते हैं। इसमें बताने वाली कौन सी बात है। अभी सवाल यह है कि जो इन्होंने परिस्थिति खड़ा कर दी है एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली चुनी हुई सरकार के खिलाफ, हम लोग को चिंतन कभी कभी उसके ऊपर भी करना चाहिए कि आखिर हमारा देश जो है किस दिशा में जा रहा है। आखिर इस तरह की अगर काम होगा, इस तरह से षड्यंत्र करके एक सरकार को गिराने का हमेशा प्रयास किया जाएगा, तो हमारा लोकतंत्र कितना कमजोर होगा। इस पर ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? तो इस पर भी इनसे जवाब मांगिए। असफर शमसी साहब, ये बात लगातार उठाई जा रही है कि डेमोक्रेसी को खतरा है। ममता बनर्जी ने भी ये बयान दिया था कि ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, और उन्होंने इंसाफ की मांग की थी, डेमोक्रेसी की खातिर इंसाफ, और उद्धव ठाकरे के लिए इंसाफ की बात ममता बनर्जी ने की थी। और इसकी कई वजह भी है असफर शमसी साहब, क्योंकि ये एमएलए जो है ये गए तो सूरत के रास्ते से गए, जहां पर पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन मिला। गुजरात जो कि बीजेपी की स्टेट है इस वक्त, वहां पर गवर्नेंस उनकी चल रही है। फिर पहुंचे तो आसाम की स्टेट में पहुंचे, जहां पर उनके आने से 1-2 घंटा पहले ही आसाम सीएम ने उस होटल में जाके, रेडिसन ब्लू में जाके सारी तैयारियों को देखा था। तो ये सारी जो चीजें हुई हैं, जहां पर फुल प्रोटेक्शन बीजेपी के जो गवर्नड स्टेट्स है उनसे मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये शक तो आ ही जाता है। असफर साहब, देखिए, मैं पहले भाई साहब के सवालों का आधा मिनट जवाब दे देता हूं जी। इन्होंने कहा जनादेश नहीं था। भाई, पोल अलायंस में जनादेश किसको था? पोल अलायंस में जनादेश जो था खंडित ही था, लेकिन जो पोल अलायंस था उसमें जनादेश तो बीजेपी के साथ के लोगों को था, नंबर 1। दूसरी बात, ये एनसीपी तो रिजेक्टेड थी वहां से, कांग्रेस तो रिजेक्टेड थी वहां से। तो जो कांग्रेस रिजेक्टेड थी और साहब एनसीपी रिजेक्टेड थी, इन्होंने उसके साथ
गला घोंटकर बाला साहब ठाकरे जी का उनके साथ जाके अलायंस किया। तो अब ये कहने को कुछ कहें, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, कर रहे थे तो क्या करेंगे? तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब वो कुछ भी बोले, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मुझे तो इनके इंटरनल मामले में इतने बोलने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जब ये चर्चा हो रही है तो मैं बोल रहा हूं, बीजेपी को इनके इंटरनल मैटर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई एमएलए कहीं जाते हैं, किसी स्टेट में जाते हैं, तो वो स्टेट की प्रियोगरेटिव रहती है कि वो एमएलए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। ये कहना कि वो एमएलए वहां क्यों चले गए, वहां क्यों चले गए, पहले ये अपने घर को न देखें कि उनके एमएलए थे ना, वो जिस आइडियोलॉजी पर आए थे वो उनसे क्यों चले गए, वो किस स्टेट में चले गए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में चले गए। इसका क्या मतलब है बोलने का कि उस स्टेट में गए जहां पर उनको ज्यादा ठीक ठाक था। इसका कोई मतलब नहीं है, वो देश के किसी भी जगह जा सकते हैं, ये एमएलए की प्रेरोगेटिव है। चलिए ठीक, असफर साहब माना कि वो कहीं भी जा सकते हैं, मुल्क है, किसी भी रियासत में जा सकते हैं, ये बताएं। वहीं पर एक और सवाल उठ रहा है कि इन रिबेल एमएलएज में, बागी एमएलएओं में जो कुछ नाम ऐसे भी है जैसे कि यामिनी जाधव है, यशवंत जाधव है, प्रताप समय है, ये ऐसे लोग हैं जिनका कुछ वक्त पहले ही जांच एजेंसियों के द्वारा उनके घरों पर, उनके ऑफिसेज पर रेड पड़ी थी। वहीं पर कुछ और लोग हैं, भावना गौली है, रविंद्र वेकर है, अनिल परब है, जिनको लेकर के ईडी की रेडार बनी हुई थी। ऐसे में ये बोला जा रहा है कि क्या कहीं ना कहीं पहले से ये तैयारी की जा रही थी बीजेपी के द्वारा कि दबाव इन लोगों पर बनाया जा सके ताकि वो ऐसा कदम उठाए कि जो लगातार ऑपोजिशन बता रही है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्या ऐसा कुछ हो रहा था असफर साहब? देखिए, ये इन लोगों का स्पेकुलेशन है। राजीव गांधी से अगर पूछताछ होता है, कहते हैं कि भाजपा वाले करा रहे हैं। तो भाई, जिस वक्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जब उन पर जांच हुई थी, 6-6 घंटे की जांच हुई थी एक दिन में, तो कहां इतना हो हल्ला बना था। आज कांग्रेस के सभी लोग सड़क पर हैं कि राहुल गांधी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बीजेपी वाले करा रहे हैं। आज जो भी भ्रष्टाचारी है, देखिए, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को छुड़ाते हैं। यह सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी होगा, बड़े से बड़ा लोग होगा, छोटे से छोटा लोग होगा, वो जेल की सलाखों में होगा। बिल्कुल असफर साहब, और 2014 के बाद ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो है अपने खिताब में कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर जिनके ऊपर भी करप्शन चार्जेस होंगे वो साफ किए जाएंगे, वो पूरी जांच की जाएगी और जो मुल्जिम होगा उसको सजा भी दिलाई जाएगी। लेकिन उसके बाद ऐसा होता हुआ नहीं देखा। आपने बात की कि कोई भी हो, करप्शन के मामले में इंटॉलरेंस हो की पॉलिसी है बीजेपी की। महाअघाड़ी में जो चाहे एनसीपी के एमएलएज रहे हो या शिवसेना के रहे हो या कांग्रेस के रहे हो, करप्शन के चार्जेस शुरू से ही लगते आए हैं जांच एजेंसियों के द्वारा। लेकिन वो तेज होते हुए, उनकी जांच तेज होते हुए इसी वक्त में क्यों आ जाता है जब सरकार टूटने की नौबत आ गई होती है, या फिर जहां पर लग रहा होता है कि सेना टूट रही है, महाअघाड़ी टूट रही है, उसी वक्त ये जांच इतनी तेज क्यों हो जाती है, रेड्स पड़ना इतना तेजी से शुरू क्यों हो जाता है? देखिए, ये एक प्रोसेस है, जांच प्रक्रिया का एक प्रोसेस है। वो अपने प्रोसेस के हिसाब से काम करते हैं, वो टाइम टू टाइम काम करते हैं, कभी काम करते हैं, तो इसलिए उनका एक प्रोसेस है। अब उसमें किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है कि अभी क्यों हो गया, ये कोई मतलब नहीं है। वो एक प्रक्रिया के थ्रू अपनी जांच करते हैं। वो अभी भी कर लगेगा कि आप अगर गड़बड़ है या आपके जिनके साथ रिलेशंस हैं उनके यहां भी है, तो वो वहां भी कर सकते हैं जाकर के। तो इट इज डिपेंड अपॉन कि वो किस प्रकार से वो काम करते हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं। पवन जी, में ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं अभी जो बोल रहे हैं वो अभी फौरन हो जाए। पवन जी, ये बताएं कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? ये जो लड़ाई अभी चल रही है, क्योंकि अब शिवसेना ने कह दिया है कि वो फाइट करेंगे, उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो क्विट नहीं करेंगे, तो ये फाइट अब कितना लंबा चलेगी और इसका क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तो ये डिप्टी स्पीकर साहब के विवेक पर है, उनको दिया गया है 16 विधायकों का, और हमको लगता है कि जैसे ही अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और ये काम इस पर प्रोसेस में आ जाएगी, तो महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। इन लोग का षड्यंत्र जो है बिल्कुल
धरा का धरा रह जाएगा। और इसी कारण ये लोग अभी तक खुल के नहीं आए हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखिए, ये लोग बढ़िया से समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि एक ऐसी जगह पे ये अटका हुआ है ये मामला जहां से फिर इनको मुंह की खानी ना पड़ जाए, इसलिए ये लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। और इन्होंने एकनाथ शिंदे को फंसा दिया है और एकनाथ शिंदे जी भी समझ रहे हैं कि अब मुझे बीजेपी ने फंसा दिया, इसलिए अब वो क्लेम कर रहे हैं। देखिए एक बात बताइए कि आज क्लेम करना कि हाँ भाई, इससे पहले भी शिवसेना में 2-3 लोगों ने बगावत की, क्लेम किया, लेकिन उनका हर्ष क्या हुआ, इस बात को वो समझ रहे होंगे। और अब जाके वो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, मुझे लगता है उन्होंने भारी भूल की है और आने वाले राजनीतिक जीवन में उनको पछताना पड़ेगा। लेकिन पवन साहब, वहीं पर यह बात भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो जिस तरह से शरद पवार का बयान आया या उद्धव ठाकरे या संजय राउत का बयान आता है रिबेल एमएलएज की तरफ से, अब तो वो कहीं ना कहीं डराने की भी कोशिश हो रही है, वार्न करने की भी कोशिश हो रही है कि आना तो मुंबई में ही है। और अब से कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि किस तरह से एक रिबेल एमएलए के घर पर तोड़फोड़ हो रही है, मॉब पहुंच रहे हैं। तो क्या ये एक डराने धमकाने की स्ट्रैटेजी भी अपनाई जा रही है? नहीं, इसमें डराने कौन? देखिए, आप राजनीति करते हैं, आप एक विधानसभा से चुन के आए हैं, आज जो आप विधायक बन के आज जो आप पार्टी तोड़ने की और सरकार गिराने की जो बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी ने आपको टिकट दिया है, पार्टी ने आपको जनता के बीच में प्रोजेक्ट किया और पार्टी ने लड़वाया है और जनता ने वोट देकर आपको जिताया है। तो आखिर आप आज एमएलए हैं, हो सकता है कल आपकी संस्था चली जाए, आपको इलेक्शन में जाना पड़े, तो जब आप वापस चुनाव में जाएंगे तो वही क्षेत्र होगा, वही जनता होगी और वही कार्यकर्ता होंगे और वहां पे आपको हार का सामना करना पड़ेगा इन लोगों के षड्यंत्र के कारण। तो ये बात कही जा रही है। हाँ, अब आप उसको किसी तरीके से आप उसको घुमा दीजिए, उस बात को आप किसी तरीके से प्रोजेक्ट कर दीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप जिस चीज को समझ रहे हैं, आप जब महाराष्ट्र आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में वो चीज बदल गई है, वो उलट गया है और आपको तब समझ में आएगा। ये बात लेकिन यहाँ पर अभी भी क्योंकि क्लियरली जो है स्ट्रेंथ एकनाथ शिंदे ग्रुप के पास ही अभी है, लेकिन वो कितना स्टैंड कर पाते हैं और ये ग्रुप जो है क्या वाकई खुद को शिवसेना जो रियल बता रहे हैं वो बताने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं, और ऐसे में फिर शिवसेना का भविष्य क्या होगा? क्या 2 पार्टियों में तकसीम हो जाएगी? क्या उसका जो चुनावी निशान है उसका क्या होगा? क्या उसको फ्रीज कर दिया जाएगा? बहुत सारे मामले हैं। डिप्टी स्पीकर के अलावा फिर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर का भी क्या रोल रहता है आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन लीगल लिहाज से ये लड़ाई अभी थोड़ा और लंबी होती हुई दिखाई दे रही है। पवन जी और साथ ही साथ असफर शमसी साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।